सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का अंबेडकर संदेश दोहरी शासन प्रणाली से असहमत क्यों थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में इसी प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा और इसी अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज का अंबेडकर संदेश प्रांतीय कार्यपालिका अध्याय 1 दोहरा शासन बनाम एकीकृत शासन विषय पर आधारित है, जो हम आपके समक्ष पेज नंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 16 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बादशाह लिखते हैं कि मेरे साथियों ने सिफारिश की है कि नई शासन प्रणाली लागू होने के बाद 5 वर्ष तक कानून और व्यवस्था को आरक्षित विषय रहने दिया जाए। यदि उनकी सिफारिश का केवल यही आशय होता कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ली जाए और परिषद को मौका दिया जाए कि वह उस बीच अपने कामकाज को जमा सके, तो मैं अपने साथियों से असहमत न होता। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सिफारिश में इससे भी कुछ ज़्यादा है। इसमें एक शर्त है कि इस अवधि के बाद कानून और व्यवस्था का विषय हस्तांतरित किया जाए या नहीं। इसका निर्णय उच्च सदन और गवर्नर की सहमति से विधान परिषद पर छोड़ देना चाहिए। तब आशा कहते हैं, मैं इस सिफारिश से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसका मतलब दोहरे शासन को अनिश्चित काल तक जारी रखना है। ऐसी सिफारिश का समर्थन तभी किया जा सकता है जब हम यह मान लें कि दोहरा शासन अव्यवहारिक प्रणाली है और चूंकि ये पहले भी सफल रही है, अतः भविष्य में भी सफल हो सकती है। मेरे विचार से यह कल्पना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, यानी कि दोहरा शासन प्रणाली सफल होगी, इस पर बाबा साहब संदेह जताते हैं। बस कहते हैं, दोहरी शासन प्रणाली के असंतोषजनक होने के कई कारण बताए गए हैं। यह सही है कि बचाव के उपाय के रूप में जो कुछ प्रतिबंध लागू किए गए थे, उनसे सरकार के हस्तांतरित विषयों के कार्य में बाधा पड़ी है। मंत्रियों के नियंत्रण में जो विषय हस्तांतरित किए गए थे, उन सबका संबंध जन कल्याण से था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विषयों से नितांत अलग है। असल में अधिकतर ऐसे विषय ही हस्तांतरित किए गए थे जो इसी प्रकार के थे। अतः नीति के अनुसार प्रेसिडेंसी की वित्त व्यवस्था मंत्री के अधीन होनी चाहिए थी, क्योंकि स्पष्ट है कि जब तक वित्त विभाग किसी नीति की सफलता के लिए साधन तथा उपाय उपलब्ध न कराए, तब तक उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। वित्त विभाग से आशा तभी की जा सकती है जब उसका संबंध सरकार के मंत्री पक्ष से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त विभाग के गठन और नियमन तथा कार्यों के लिए अधिनियमन के अधीन नियमों द्वारा धारा 45 का 3 में व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार गठित विभाग न तो हस्तांतरित था और न ही आरक्षित। अभी समान रूप से सरकार के दोनों पक्षों के लिए था, लेकिन जैसा कि हस्तांतरण नियमावली के नियम 36(1) में कहा गया था कि वित्त विभाग पर कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य का नियंत्रण होना चाहिए। अतः वह विभाग वस्तुतः आरक्षित विभाग बन गया था। जो कार्यकारी पार्षद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ना हो, उसके हाथों में विभाग सौंपने का स्वाभाविक परिणाम यही है कि विभाग आरक्षित रहे। ऐसे विभाग का प्रमुख प्रायः आरक्षित विभागों जैसा ही कार्य करेगा, जो मंत्रियों के लिए हानिकर होगा। हस्तांतरित विषयों के अहित का एक और कारण वे अधिकार थे जो इस संदर्भ में गवर्नर को दिए गए थे। धारा 52(3) में कहा गया था कि जब तक असहमति का पर्याप्त कारण न हो, हस्तांतरित विषयों में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से काम करेगा। लेकिन एक आम शिकायत ये रही है कि गवर्नर मूल मतभेदों की असाधारण स्थिति में तो हस्तक्षेप करते ही हैं, वे अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप कम करने के बदले ये मानते हैं कि मंत्री केवल उनके सलाहकार हैं और वे उचित समझे तो उनकी सलाह को ठुकरा सकते हैं। इस गलत व्याख्या से मंत्रियों की स्थिति कार्यकारी पार्षदों की स्थिति से भी बदतर हो गई है। कार्यकारी पार्षदों की राय को सामान्य मामलों में बहुमत के अतिरिक्त रद्द नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत धारा 52(3) की गवर्नर द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार मंत्री गवर्नर की कृपा पर निर्भर थे और उन्हें वह सुरक्षा प्राप्त नहीं थी जो कार्यकारी पार्षदों को प्राप्त थी। मंत्रियों की गतिविधियों को पंगु करने और उनके मुकाबले गवर्नर की शक्ति को बढ़ाने में एक और बात सहायक हुई है। गवर्नर को दिए गए अनुदेश पत्र में उसे प्रेसिडेंसी में सेवारत सेवाओं के सब सदस्यों के हितों की रक्षा का भार सौंपा गया था, ताकि वे वैध तरीकों से अपना कर्तव्य पूरा कर सकें और अपने सब मान्यता प्राप्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकें। ये कर्तव्य केवल सेवाओं के हितों की रक्षा करने तक सीमित था।
लेकिन गवर्नर ने इन हिदायतों की और विशद व्याख्या करके इस बात पर जोर दिया कि सेवा संबंधी सब मामले, जिन्हें मंत्रियों के विभागों में उनकी नियुक्ति, तैनाती और तरक्की भी शामिल है, गवर्नरों के अधीन होने चाहिए। बंबई में तो गवर्नर ने कार्यकारी पार्षदों के अधीन काम कर रहे सेवाओं के सदस्यों के बारे में भी इस अधिकार का दावा किया है, ये जताने के लिए कि गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त है। नियुक्त करते ही गवर्नर इन काउंसिल को प्रसन्नता है कि सामान्य रूप को बदल कर नियुक्त करते हुए गवर्नर को प्रसन्नता है लिखा जाने लगा। मंत्री के विभाग के सचिव की स्थिति ने भी मंत्री के अधिकार को कम करने और गवर्नर की निरंकुशता को बढ़ाने में सहायता की, क्योंकि जिन मामलों में सचिव का मंत्रियों के निर्णय से मतभेद होता था, उन सब मामलों में वह अपने राजनीतिक प्रमुख को लांघ कर सीधे ही गवर्नर की आज्ञा से निर्णय बदलवा सकता था। निश्चय ही इन सब बातों का दोहरी शासन प्रणाली के संतोषजनक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अक्सर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि ये कारण न होते तो दोहरा शासन व्यवहारिक शासन प्रणाली हो सकती थी। और मैं इसी बात के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि दोहरी शासन प्रणाली अपने आप में अव्यवहारिक शासन प्रणाली है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि जो दोहरी शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, अपने आप में अव्यवहारिक शासन प्रणाली है। सौभाग्य से ये राय मेरी अकेले की नहीं है। बम्बई सरकार के कुछ सदस्य दोहरी शासन प्रणाली को जारी रखने का व्यक्तिगत रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन बम्बई सरकार ने 1919 में ही इसे अव्यवहारिक बताकर निकम्मा ठहरा दिया था और इसके शब्द उद्धरण योग्य हैं। सरकारी रिकॉर्ड को देखने से पता चलेगा कि सरकारी विभागों में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा और निपटान के लिए आया हो जिस पर दूसरे विभाग के अधिकार क्षेत्र के विचार से सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता न हो। समग्रता सरकार का पहला कर्तव्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना, शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा करना और यह देखना है कि सभी समस्याओं के समाधान में प्रभावित अनेक विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हितों पर उचित ध्यान दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी विभाग का प्रभारी मंत्री जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करे तो प्रायः वे सब के सब आरक्षित विभागों के प्रभारी अधिकारियों के पास भेजे जाएंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो सरकार के दोनों भागों के अंतर्गत न आता हो। अतः मंत्री के अधीन किसी हस्तांतरित विषय से संबंधित मामले को आरक्षित विषयों वाले विभाग के पास भेजे बिना ही निपटाने का सिद्धांत निराधार है। विषयों के विभाजन के कारण होने वाला दोहरापन ऐसा स्वाभाविक दोष है जो दोहरे शासन को व्यवहारिक बनाता है। एक दोष और भी है, कार्यपालिका के लिए सामान्य नीति के अनुसार एकजुट होकर काम करना संभव नहीं है। सामान्य शासनादेश से पैदा होने वाली सामान्य निष्ठा से ही ऐसी एकजुटता आ सकती है। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, अतः वे इसके प्रति दायित्व तो समझने के लिए बाध्य हैं। उन्हें इसीलिए नियुक्त किया जाता है और यदि वे अपना दायित्व तो समझें तो अभीष्ट योजना पूरी नहीं होती। विधानमंडल से जोड़ने वाली प्रत्येक कड़ी उन्हें उनके सरकारी साथियों से अलग थलग ही करती है और नतीजा यह होता है कि दोहरे शासन में निहित दोहरापन उभर कर सामने आ जाता है। जब ये दोहरापन सरकार के दोनों आधे अधूरे भागों में जड़ जमा लेता है तो सरकार चलाना असंभव हो जाता है। बस आगे लिखते हैं कि मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों द्वारा परिषद में भाषणों और वोट से एक दूसरे का विरोध करने के अनेकों उदाहरणों से ये संभावना सिद्ध हो जाती है। दोहरे शासन में इस दोहरेपन पर मिलीजुली सरकार से नियंत्रण रखा जाता है। मिलीजुली सरकार पूर्णतः अलग अलग शासनादेश वाले दो दलों के बीच थोपा गया और बनावटी मेल है जिसे आसानी से गतिरोध पैदा हो सकता है। बस आगे लिखते हैं कि बंबई प्रेसिडेंसी में ऐसा गतिरोध नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि दोहरे शासन में ये दोष निहित नहीं है। इसे साफ साफ पता चलता है कि इस मिलीजुली सरकार में मंत्री पार्षदों के आगे झुक गए थे। इन निहित दोषों के होते हुए भी कुछ लोगों की राय है कि इस प्रेसिडेंसी में दोहरा शासन सफल रहा है। इस राय को तभी माना जा सकता है जब इसका मतलब यह हो कि गवर्नर संविधान को निलंबित करने या भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं था। यह सही है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि दोहरा शासन चला नहीं। प्रश्न यह है कि क्या दोहरा शासन उत्तरदायी शासन के रूप में चला, क्योंकि इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 1919 में अन्य अनेक ऐसी वैकल्पिक शासन प्रणालियां थीं जो स्वीकृति के लिए दोहरे शासन से होड़ कर रही थीं। कांग्रेस लीग योजना थी और प्रांतों के प्रमुखों की योजना थी। औरों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोहरे शासन को तरजीह देकर
इन सब शासन प्रणालियों को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि उत्तरदायी शासन की कसौटी पर खरी नहीं पाई गई थी। अतः दोहरी शासन प्रणाली के मूल्यांकन का आधार केवल यही श्रेष्ठ कसौटी होनी चाहिए। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखकर दोहरे शासन प्रणाली का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रांत में दोहरा शासन असफल रहा है। अभी एक शब्द आया था उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शासन का अर्थ क्या है? उत्तरदायी शासन का अर्थ है कि कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त हो। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर देते हैं। उत्तरदायी शासन का अर्थ है कि कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त हो। यही मंत्री वर्गीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सार है। अब यदि हम बंबई प्रेसिडेंसी में दोहरे शासन के कार्य को इस कसौटी पर कसें और हस्तांतरित विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर जितनी बार परिषद में विभाजन हुआ है उस पर विचार करें तो एक अजीब तमाशा दिखाई देता है। वह यह है कि सदन में बार बार मंत्रियों की पराजय हुई है और फिर भी वे अपने पदों पर बने रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह शोचनीय स्थिति निम्नलिखित सारणी में दिखाई देती है। ये टेबल यहाँ पर 1921 से 1928 तक की है मेरे साथियों, और बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर आंकड़ा रखा हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1921 में 3 विभाजनों में से 2 में मंत्रियों की हार हुई, 1922 में 17 में से 8 में, 1924 में 19 में से 14 में, 1925 में 30 में से 11 में, 1926 में 3 में से 1 में, 1927 में 26 में से 10 में और 1928 में 2 में से 1 में हार हुई। इस सबके होते हुए भी इस प्रेसिडेंसी में एक बार भी किसी मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया। इन तथ्यों को देखते हुए ऐसे किसी भी निष्कर्ष से सहमत होना असंभव है जिसका आशय हो कि दोहरा शासन उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में चला है। निश्चय ही इस बारे में आपत्ति की जा सकती है कि यदि मंत्रियों ने त्यागपत्र नहीं दिया तो इसका कारण यह है कि इन विभाजनों का उद्देश्य परिषद द्वारा उनके प्रति अविश्वास प्रकट करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो परिषद उन मंत्रियों को धन देने से मना कर देती जिनके प्रति इसने अविश्वास प्रकट किया था। बंबई विधान परिषद इतनी कमजोर थी कि वह मंत्रियों पर प्रभावी ढंग से अपनी राय भी नहीं थोप सकती थी। यह एक सर्वविदित तथ्य है जिसे बताने की जरूरत नहीं है। यह विभिन्न धड़ों व गुटों में बटी हुई थी और वह सिद्धांतों के बदले व्यक्तियों का अनुकरण करती थी। उसके इस आत्मघाती तरीके ने इसे कार्यपालिका के हाथों का खिलौना बना दिया। स्थिति इतनी खराब थी कि समूचा सदन अपने उस विशिष्ट दायित्व का निर्वाह नहीं कर सका जिसकी अपेक्षा अपने अधिकार के प्रति सजग किसी निर्वाचित सदन से की जाती है। कोई भी निर्वाचित सदन चाहे उस पर कार्यपालिका का कितना ही कठोर अंकुश क्यों ना हो, पद के लिए सदन के किसी सदस्य की उम्मीदवारी को तभी स्वीकार करेगा जब वह इस बात का परिचय दे दे कि उसके भीतर भाषण की कुछ क्षमता है, किसी विषय के निपटारे के लिए उसके पास कुछ कौशल है, उसके पास कुछ हाजिर जवाबी है और इन सब से बढ़कर कुछ ऐसी ठोस दूरदर्शिता है जो आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली की तर्कसंगत नीति की नींव बन सकती है। मेरे साथियों, यहाँ पर आज का अम्बेडकर संदेश हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। सामान्य साथियों, हमने उत्तरदायी शासन के बारे में कुछ देर पहले ही आपको बताया है। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक वाच किया। हमेशा की भांति आपका एक बार पुनः तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद। सामान्य साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा विभिन्न अम्बेडकरवादी साथियों तक, बहुजन साथियों तक। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। एक बार पुनः आज जिस समय अम्बेडकर संदेश ये रिकॉर्ड किया गया तब है 20 जुलाई, और 20 जुलाई को मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर बहुत सारी कोटिशा मंगल कामनाएं करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे। लेकिन यदि आप भी मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जिन्होंने आवाज का, BBS3, आइडासा, रमा जैसे विशाल संगठन को न सिर्फ वो संस्थापक हैं बल्कि उसे क्रियान्वित भी लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में मिशन नायक सर को यदि आप भी बधाई देना चाहते हैं, मंगल कामना प्रेषित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मंगल कामना संदेश आप प्रेषित कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।
सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।